हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का माइंड पावर कोचिंग क्लासेस में। कॉम्पिटिटिव मैथ नंबर सिस्टम अर्थात संख्या पद्धति में आज हम बात करने वाले हैं पिछली 5 वीडियो पर आधारित। देखिए, पिछली 5 वीडियो में जो संख्या पद्धति की इससे पहले की 5 वीडियो हैं उनमें हमने अब तक चर्चा करी है दार्शनिक अंकन प्रणाली को लेकर। दार्शनिक अंकन प्रणाली में 0 से लेकर 9 तक की संख्याओं का हम प्रयोग करते हैं और इन्हीं संख्याओं से छोटी और बड़ी से बड़ी विभिन्न प्रकार की संख्याएं बनाते हैं। इसमें जो शून्य होता है वो शून्य असार्थक अंक होता है और बाकी 1 से लेकर 9 तक के जो अंक होते हैं ये सार्थक अंक होते हैं और इन्हें हम प्राकृतिक अंक भी कह देते हैं। आगे हमारा दूसरा टॉपिक था वास्तविक एवं अवास्तविक संख्याएं। दार्शनिक अंकन प्रणाली में 10 प्रकार की जो है संख्याओं की परिभाषा होती है, जिसमें पहली परिभाषा है वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्या कौन सी होती हैं? वे सभी संख्या जिन्हें हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, इनका वास्तव में अस्तित्व होता है। इन संख्याओं को हम पढ़ भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं। सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याओं में आ जाती हैं। अर्थात वास्तविक संख्या का स्वरूप है वो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बना हुआ होता है। बात करते हैं अवास्तविक संख्याओं की, तो अवास्तविक संख्या वो संख्याएं होती हैं जिनका वास्तव में कोई मान नहीं होता, हम केवल कल्पना मात्र कर सकते हैं। इस कारण इन्हें हम काल्पनिक संख्याएं भी कह देते हैं। जैसे हम काल्पनिक संख्याओं में ले लेते हैं इन्फिनेटिव को। इन्फिनेटिव अर्थात अनंत। अनंत क्या होता है ये केवल कल्पना मात्र की जा सकती है, लेकिन अनंत में क्या है ये कोई नहीं जानता। माइनस इन्फिनेटिव प्लस इन्फिनेटिव ये हम कल्पना मात्र कर सकते हैं। अब जैसे कि काल्पनिक संख्याओं में आ जाती हैं आयोटा वाली संख्याएं। मैंने जो है वीडियो में चर्चा करी थी आयोटा की। सभी से संख्याएं बनाते हैं जिसका एक भाग पूर्णांक भी हो सकता है और दूसरा भाग आयोटा वाली संख्या का होता है। इसके बाद बात करते हैं परिमेय संख्याएं एवं अपरिमेय संख्याएं। जो हमारी तीसरी संख्या की परिभाषा है वह परिमेय संख्याओं की। परिमेय संख्या वे होती हैं जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q दोनों ही पूर्णांक होंगे, किंतु Q जो है वो शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। अर्थात किसी भी संख्या का भिन्नात्मक रूप जो होगा वो परिमेय संख्या होगा। अब परिमेय संख्या के बाद बात करते हैं अपरिमेय संख्याओं की। तो अपरिमेय संख्याओं के बारे में हमने सीखा है कि जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अपरिमेय संख्याओं में जैसे हमने बताया था पाई अपरिमेय संख्या है, और जो रूट वाली अपूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं। इसमें पूर्ण वर्ग वाली संख्याओं को अगर छोड़ दिया जाए, जैसे 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, इन सभी को छोड़कर बाकी जो अपूर्ण वर्ग वाली संख्याएं होती हैं वो सभी अपरिमेय संख्याओं में आ जाती हैं। हमारे पास नंबर 5 पर जो संख्या की परिभाषा थी वो थी प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं दार्शनिक अंकन प्रणाली के 10 अंकों में जो सार्थक अंक और या प्राकृत अंक हैं, उन प्राकृत अंकों से बनने वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं जो गिनती की संख्याएं होती हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। इसके बाद हमारा छठा टॉपिक था, छठा संख्या की परिभाषा थी पूर्ण संख्याएं या होल नंबर। पूर्ण संख्याएं हम प्राकृतिक संख्याओं को यहां n से प्रदर्शित करते हैं और इस n में 1 2 3 4 5 6 इसी प्रकार आगे तक संख्याएं आती जाती हैं। पूर्ण संख्याओं में अगर हम प्राकृतिक संख्याओं में केवल शून्य को और शामिल कर लें तो अब जो संख्याएं बनी हैं वो पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। अर्थात यहां पर हम जान पाए हैं कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याओं में शामिल होती हैं, किंतु सभी पूर्ण संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या नहीं कह सकते, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में शून्य एक्स्ट्रा होता है और पूर्ण संख्याओं को हम प्रदर्शित करते हैं होल नंबर अर्थात W से। पूर्ण संख्याओं के बाद हमारा जो 7वीं परिभाषा थी वो थी पूर्णांकों को लेकर। तो पूर्ण संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं, नंबर 1 धन पूर्णांक, नंबर 2 ऋण पूर्णांक। अगर प्राकृतिक संख्याओं के आगे हम धनात्मक चिन्ह ले लेते हैं अर्थात पॉजिटिव साइन अर्थात प्लस का चिन्ह ले लेते हैं तो वो हमारे पास धन पूर्णांक हो जाते हैं। और यदि हम प्राकृतिक संख्याओं के आगे माइनस साइन या निगेटिव साइन ले लेते हैं अर्थात माइनस चिन्ह ले लेते हैं तो जो हमारे पास संख्याएं होती हैं वो ऋण पूर्णांकों में कन्वर्ट हो जाती हैं। यहां पर ध्यान देने वाली बात थी कि शून्य ना तो धन पूर्णांक में आता है और ना ही
ऋण पूर्णांक में आता है। किसी भी संख्या का ऋणात्मक मान जितना ज्यादा बड़ा होगा वह संख्या उतनी ही छोटी मानी जाएगी, और धनात्मक मान जितना बड़ा होगा वह संख्या उतनी ही बड़ी मानी जाएगी। इसके बाद में जो हमारा नया टॉपिक था वो था सम संख्या। सम संख्याओं में या इवन नंबर, सम संख्याएं जो संख्याएं दो से पूरी पूरी विभाजित हो जाती हैं उन्हें हम सम संख्याएं कहते हैं। सबसे छोटी सम संख्या जो होती है वो 2 होती है, और ये 2 एकमात्र ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य भी है और सबसे छोटी प्राकृतिक सम संख्या भी है। इसके बाद हमारा नया टॉपिक था विषम संख्याएं। विषम संख्याएं किसे कहते हैं? वे सभी संख्याएं जिन्हें हम 2 से भाग करें तो वे पूरी पूरी विभाजित नहीं होती, शेषफल 1 देती हैं, विषम संख्याएं कहलाती हैं। विषम संख्या में सबसे छोटी विषम प्राकृतिक संख्या जो मानी जाती है वो मानी जाती है 1। इसके बाद हमारा टॉपिक था भाज्य संख्याएं। तो यहां पर कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या वो होती हैं जो संख्याएं 1 के अतिरिक्त और अपने स्वयं के अतिरिक्त किसी तीसरी संख्या से भी विभाजित होती हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे हम बोलते हैं 4, 4 1 से भी कटेगा, स्वयं से भी कटेगा, और उसके अतिरिक्त 2 से भी पूरा पूरा विभाजित होगा। वैसे ही अभाज्य संख्याएं जो संख्याएं 1 के और स्वयं के अतिरिक्त किसी तीसरी संख्या से नहीं विभाजित होती, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। यहां पर सबसे छोटी अभाज्य संख्या, जैसा कि हमने बताया था सम संख्याओं में, सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है, अभाज्य प्राकृत संख्या, वो 2 होती है। और उसके बाद सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 होती है। 1 को ना तो भाज्य संख्याओं में स्थान दिया जाता है, ना ही अभाज्य संख्याओं में स्थान दिया जाता है। फिर बात करते हैं सहअभाज्य संख्याओं की। कोई भी 2 संख्याएं, चाहे एक संख्या सम है दूसरी विषम है, चाहे दोनों संख्या विषम है, यदि उनका 1 के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता, अर्थात उनका मैसेटा केवल और केवल 1 होता है, सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। सहअभाज्य संख्याओं का जो युग्म होता है वो दोनों विषम संख्याओं से भी बन सकता है, एक सम संख्या एक विषम संख्या से भी बन सकता है, किंतु सहअभाज्य संख्या का जो युग्म होगा वो दोनों सम संख्याओं से कभी नहीं बनेगा। अर्थात सहअभाज्य युग्म में दोनों संख्याएं सम नहीं होती। यहां पर आगे हमने चर्चा की है संख्याओं में किसी अंक का जातीय मान और स्थानीय मान ज्ञात करना। जब बात करते हैं जातीय मान की, तो किसी भी अंक का आंकिक मान उसका जातीय मान होता है या फिर सार्थक मान होता है, और उस अंक को संख्या में, जो हिंदू अरेबिक पद्धति है हमारी दार्शनिक अंकन प्रणाली है, उसमें इकाई दहाई सैकड़ा के हिसाब से जहां पर स्थान दिया गया है उसे हम उसका स्थानीय मान कहते हैं। इसके बाद हमने चर्चा की है संख्याओं के गुणनफल में तथा बहुघातीय संख्याओं के मान में इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं। तो इसके बहुत विस्तृत हमने नियमों को जाना है, समझा है। आगे सवालों में जहां जहां भी नियमों की जरूरत पड़ेगी हम जो है इसके साथ साथ चर्चा करेंगे और विस्तार से आपको जो है जानकारी भी देंगे। प्राकृतिक संख्याओं की विभिन्न श्रृंखला के पदों का योग ज्ञात करना। जैसे प्राकृतिक संख्याओं की विभिन्न श्रृंखलाएं हैं, हम बात करते हैं n प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग सूत्र होता है हमारे पास n × n+1/2। इसी प्रकार प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग सूत्र होता है हमारे पास n × n+1। फिर प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग, इसका सूत्र हमारे पास सीधे सीधे होता है n²। बात करते हैं प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, तो इसका योग होता है n × n+1 × 2n+1/6। बात करते हैं प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योग का सूत्र होता है 2n × n+1 2n+1/3। फिर हमारे पास प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योग का सूत्र हमारे पास होता है n × 4n² - 1/3। अब इसके बाद हमारे पास लास्ट में सूत्र होता है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। तो इसका सूत्र हमारे पास सीधे सीधे होता है n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों n प्राकृतिक संख्याओं का योग का होल स्क्वायर। अर्थात प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग बराबर होता है n × n+1/2 का होल स्क्वायर।
इसके बाद बात करते हैं विशिष्ट बीजगणितीय सर्व समीकरणों के बारे में। तो विशिष्ट बीजगणितीय सर्व समीकरण, जैसे हमारे पास पहला सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फिर हमारे पास दूसरा सूत्र होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर। ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसके बाद होता है ए प्लस बी होल क्यूब इक्वल ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी। ए माइनस बी होल क्यूब इक्वल होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी इंटू ए माइनस बी। इन्हीं में से हमारे पास सूत्र बनकर आते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। सातवां सूत्र हमारे पास होता है ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। तो इसका मान होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू इंटू ए प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। अब इसके बाद जो हमारा आठवां बीजगणितीय सर्व समीकरण का सूत्र होता है वो होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी इक्वल ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। यदि इस सूत्र में ए प्लस बी प्लस सी इक्वल 0 हो जाए तो हमारे पास कंडीशन बन के आती है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल 3abc। आज इन सब चीजों को हम अब तक की पिछली 5 वीडियो में सीख पाए हैं और हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा भाग का नियम। तो भाग के नियम में क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। यहां पर ये हमारे पास सर्व समीका की ही तरह एक सूत्र है और इस सूत्र के द्वारा हम अगले 3 सूत्र तैयार कर सकते हैं। जैसे अगर हमें शेषफल बचाना है तो शेषफल का मान निकालने के लिए भाज्य माइनस भाजक गुणा भागफल। इसी प्रकार भाजक का मान बचाना है तो भाज्य माइनस शेषफल और टोटल के बटे में भागफल। अगर हमें भागफल का मान बचाना है तो भाज्य माइनस शेषफल अपॉन भाजक। अब यहां पर ये भाज्य भाजक भागफल शेषफल क्या है। सपोज कीजिए हमारे पास कोई संख्या है, जैसे मान लीजिए 47। इस 47 को हम भाग दे रहे हैं 7 से, तो 7 का पढ़ा हम 47 में पढ़ते हैं, बार जाएगा 6, 7 छंग 42। तो यहाँ 42 में से हम 7 में से 2 को घटाते हैं तो 2 को घटाने पर हमारे पास बचता है 5। यहाँ पर ये जो 5 है ये 5 होगा शेषफल। ये जो 6 है ये 6 होगा भागफल। और यहां पर जो ये 47 है 47 होगा भाज्य। और इधर जो ये 7 है ये होगा भाजक। अब तक हम इन सभी चीजों को सीख पाए हैं, विस्तार से हमने चर्चा की है। अब हम चर्चा करेंगे x पावर n माइनस a पावर n। यदि हमारे पास कोई व्यंजक x पावर n माइनस a पावर n के फॉर्मेशन में है तो हम देखते हैं कि ये जो व्यंजक है ये x माइनस a वाली किसी भी संख्या से, x माइनस a के फॉर्मेशन वाली किसी भी संख्या से पूर्ण रूप से विभाजित होगा। अर्थात x पावर n माइनस a पावर n वाली कोई भी संख्या है तो वो x माइनस a से पूर्ण रूप से विभाजित होगी, अर्थात उसका शेषफल जो होगा वो 0 होगा, चाहे n का मान कुछ भी है। जबकि n एक पूर्णांक है। इसी की सेकंड कंडीशन होती है यदि n एक
सम संख्या है, तो इस स्थिति में यदि n एक सम संख्या है तो x पावर n माइनस a पावर n के फॉर्मेशन की जो संख्या है ये x प्लस a से भी विभाजित होगी। जैसे सपोज कीजिए हमारे पास कोई संख्या है 6 पावर 5 माइनस 2 पावर 5, ये कोई संख्या है तो ये संख्या 6 माइनस 2 मतलब 4, ये संख्या 6 माइनस 2 यानी कि 4 से पूरी पूरी विभाजित होगी। अब यहां पर ये घात जो है हमारे पास विषम संख्या के रूप में है, किंतु अगर ये घात हमारे पास होता 6 पावर 4 माइनस 2 पावर 4, अर्थात जो घातांक मान है वो सम संख्या होता, तो सम संख्या होने की स्थिति में अब ये 6 माइनस 2 से तो पूरा पूरा विभाजित होगा ही होगा, साथ साथ ये फॉर्मेशन 6 प्लस 2 मतलब 8 से भी पूरा पूरा विभाजित होगा। इसी प्रकार यदि हमारे पास कोई फॉर्मेशन फिर से है x पावर n प्लस a पावर n, कोई व्यंजक हमारे पास x पावर n प्लस a पावर n के फॉर्मेशन का है तथा n एक विषम संख्या है, तो ये व्यंजक x प्लस a से विभाजित होगा। x प्लस a से ये व्यंजक तभी विभाजित होगा जबकि n एक विषम संख्या हो। अगर n का मान सम संख्या है तो x प्लस a से तो ये विभाजित होना ही नहीं है, x माइनस a से विभाजित होने का भी इसका कोई चांस नहीं है। जैसे मान लीजिए हमारे पास ऐसे फॉर्मेशन में कोई सवाल है, चलो 6 को ही ले लेते हैं, 6 पावर 5 प्लस 2 पावर 5, ये 6 पावर 5 प्लस 2 पावर 5, ये यहां पर हम देख पा रहे हैं कि जो n का मान है अर्थात घातांक मान है वो 5 है, विषम संख्या है, तो यहां पर ये 6 प्लस 2 से पूरा पूरा विभाजित होगा। यदि 6 पावर 5 ना होकर 4 हो और प्लस 2 पावर भी 4 हो तो ये 6 प्लस 2 से विभाजित नहीं होगा, ये विभाजित है और इधर ये विभाजित नहीं है। इसके आगे अब हम विस्तार से चर्चा करेंगे। कॉम्पिटिटिव मैथ जो RS अग्रवाल का कॉम्पिटिटिव मैथ है उसकी एक्सरसाइज को लेकर, और एक्सरसाइज में जहां जहां पर सवालों में कंडीशन अप्लाई करने की हमें आवश्यकता पड़ेगी वहां पर कंडीशंस की विस्तार से चर्चा करेंगे। नंबर सिस्टम एक्सरसाइज में हम यहां पर पहले सवाल को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास 4,87,623 में अर्थात 48,76,23 में 7 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर कितना है। तो स्थानीय मान और जातीय मान जैसे कि हम ज्ञात करना सीख चुके हैं, हमें जब 7 का स्थानीय मान निकालना है तो हम यहाँ पर 7 के स्थानीय मान को देखेंगे। 7 लिखकर हम देखते हैं कि 7 के आगे कितने अंक हैं, 1 2 3,
तो हम जितने अंक होते हैं इकाई तक उतने शून्य यहाँ लिख देंगे। सात, अब ये शून्य लिखने पर बनता है इकाई दशक सैकड़ा हजार यानी कि 7000। और यहाँ पर बात करिए ये स्थानीय मान एवं जातीय मान का अंतर, तो यहाँ पर 7 का स्थानीय मान आया है 7000 संख्या के अकॉर्डिंग, और 7 का जातीय मान हम जानते हैं कि जातीय मान जो होता है वो उसका वही मान होता है। अब यहाँ पर अंतर की बात करेगी, हम घटाते हैं तो 0 में से 7 जाएगा नहीं, यहाँ पर दहाई लेते हैं 7 की तरफ से, तो यहाँ पर हो जाता है 10, 10 में से 7 गया 3, वहां पर बचते हैं 7 में से 1 दहाई हम दे चुके हैं, तो यहाँ पर बचता है 6, 69 93, ये हमारा आंसर होता है। तो विकल्प देते हैं हम A B C D, तो यहाँ पर हमारा विकल्प C करेक्ट है। इसी प्रकार हम दूसरे सवाल पर जाते हैं। दूसरा सवाल देखते हैं। 5,27,435 अर्थात 52, 74, 35 में 7 एवं 3 के स्थानीय मानों का अंतर। यहाँ पर हम सबसे पहले ध्यान देते हैं 7 का स्थानीय मान, तो 7 का स्थानीय मान फिर पहले की तरह है, हमारे पास 7 के आगे यहाँ पर 3 अंक है, तो हम यहाँ पर स्थानीय मान निकालने के लिए 7 का 3 जीरो ऐड कर देते हैं, बन जाता है 7000। 7000 में से अब हम 3 का स्थानीय मान लेते हैं, तो 3 के स्थानीय मान में हम देखते हैं कि 3 के आगे मात्र 1 अंक है, तो हम 1 शून्य लगाते हैं और फिर 3 ले लेते हैं। यहाँ पर 7000 में से हम 30 को माइनस करते हैं, तो 7000 में 30 को माइनस करने पर हमें प्राप्त होता है 0 माइनस 0 यानी इक्वल 0। यहाँ हमारे पास 0 माइनस 3 करेंगे तो होगा नहीं, दहाई लेते हैं, 10 में से 3 गया 7, यहाँ पर हमारे पास बचता है 9, और 7 में से दहाई जा चुकी है, तो यहाँ पर बचता है 6, यानी कि हमारा जो आंसर बनता है वो बनता है 6970। यहाँ विकल्प में हम देखते हैं इस सेकंड आंसर का भी विकल्प डी ही करेक्ट होता है। इसी प्रकार हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में हम देख पाते हैं 9,74,873 में 7 के स्थानीय मानों का अंतर कितना है। मतलब अब की बार इस संख्या में 7 2 स्थानों पर है, तो हम यहाँ पर 7 का स्थानीय मान निकालते हैं। 7 के आगे देखते हैं हम कि कितने अंक हैं, 1 2 3 4, इकाई तक 4 अंक हैं, तो हम 4 शून्य यहाँ 7 के साथ लेते हैं, और फिर दूसरा 7 है, तो दूसरे 7 में हम देखते हैं कि यहाँ पर 7 के आगे मात्र 1 अंक है इकाई में, तो यहाँ हम अंक के स्थान पर लेते हैं 0 और 7 को उतारते हैं, तो बनता है हमारे पास 70। तो पहले 7 का स्थानीय मान बनता है 70,000 और दूसरे 7 का स्थानीय मान बनता है 70। 70,000 में से 70 को घटाएंगे, 0 माइनस 0 इक्वल 0, यहाँ 0 माइनस 7, इधर से हम दहाई लेते हैं 7 से, तो यहाँ पर 10, 10 माइनस 7 इक्वल 3, और यहाँ पर हमारे पास बचता है 9, अगेन 9, 7 में से दहाई जा चुकी है, तो यहाँ पर बचता है 6। हमारा आंसर आता है 69,930। विकल्प में जाकर देखते हैं ना, ए करेक्ट नहीं है, बी करेक्ट नहीं है, हमारे पास सी आंसर हमारा करेक्ट है। स्थानीय मान और जातीय मान को हम अच्छे से समझ पाए। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है 7 पावर 105 अर्थात 7 की घात 105 में इकाई का अंक क्या होगा। इकाई के अंकों को हमने जो है विस्तार से चर्चा की है, जाना है, समझाया, पढ़ा है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि 7 का इकाई अंक ज्ञात करने के लिए हम पावर 4 वाला रूल लगाते हैं। तो 7 की पावर 4 होने पर या 4 की पूर्ण गुणज होने पर इकाई का अंक जो होता है वो 1 होता है। तो यहाँ पर हम 7 की घात को 4 से डिवाइड करते हैं, तो 7 की घात 4 के रूप में जो आएगा मान हमारे पास वो आएगा यहाँ पर 7 पावर 4 गुना 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, और यहाँ पर बचता है 2, 4 छम 24, यानी कि 4 गुना 26, और प्लस में पावर आती है 1, यानी कि अगर मैं इसे बराबर करके लिखना चाहूं तो ये हो जाएगा 7 की पावर 4 होने पर हो गया 1, और यहां पर 7 की घात 1 होने पर हो गया 7। अब हम इसे अगर सोल्व करते हैं तो गुणा में 1 आ जाए चाहे घात में 1 आ जाए, इसका मान तो रहेगा 7। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है यहां पर होता है बी। कितनी आसानी से हम समझ पाते हैं। अब यहां पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है, देखिए ये 5 सवाल है, 5 ही सवालों में इकाई का ही अंक ज्ञात करना है, लेकिन फॉर्मेशन जो हमारे पास है वो अलग अलग तरह के हैं। यहाँ पर एक संख्या का एक घात था, अब यहाँ पर हमारे पास 3 संख्याएं हैं और तीनों गुणा में है, और इनके भी घातांक 7 हैं। तो 7 की घात 71 यहाँ पर होता है। तो 7 की घात पावर 4 होने पर जैसे कि हमने बताया है 3 है, 7 है, 9 है। अगर इनकी पावर 4 होती है या
4 की पूर्ण गुणज होती है तो इकाई का अंक जो होता है वो 1 होता है। तो यहाँ पर 7 की पावर 4 से डिवाइड करने के बाद में हम देखते हैं कि बचता क्या है। तो यहाँ पर 7 की पावर 4 में से हम काटते हैं, 4 से 71 को भाग करते हैं। तो यहाँ 7 की घात 4 गुणा 4 से हम भाग कर रहे हैं, 4 एकम 4 बचता है यहाँ पर 3, तो 4 सत्ते 28, यहां पर बनता है 7 पावर 3 गुणा कर रहे हैं। तो यहां 6 है, तो इकाई के नियम में हमने सीखा था कि 6 की घात कितनी भी हो जाए, ये हमारे पास संख्या होती है 0 इकाई के अंक वाली संख्या, 1 इकाई के अंक वाली संख्या, 5 इकाई का अंक वाली संख्या या फिर 6 इकाई का अंक वाली संख्या, इनकी पावर कितनी भी हो जाए इनका मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो हम सीधे सीधे यहां पर लिख देते हैं 6 गुणा, अब ये 3 की घात 65 है, फिर से वही नियम काम करता है, 3 की घात हो या 7 की घात हो या फिर 9 की घात हो, अगर पावर 4 होती है तो पावर 4 होने पर इनका इकाई अंक बनता है 1। पावर 4 के अतिरिक्त जो घात बचेगी उस घात को हम यहाँ पर लिखते हैं। तो 3 की घात यहाँ पर 4 से भाग करने पर बनती है 4 गुणा 4 से हम भाग कर रहे हैं, 4 एकम 4 और यहाँ बचता है 2, 4 छंग 24, 16 गुणा 4 के साथ प्लस में पावर बनती है 16 चौका 64 और 1 65। अब इसे हम देखते हैं, यहां पर है 7 पावर 3, तो 7 पावर 3 इंटू 6 इंटू 3 पावर 1। अब यहां से हमें बचता है, इसे हम यहां पर मैं तुम्हें सोल्व करके दिखा रहा हूं, क्यों? क्योंकि इन सवालों को सोल्व करके दिखाने से ही अच्छा समझ में आएगा। अन्यथा की स्थिति में अगर हम पहले से जानते हैं या करना जानते हैं तो इन सवालों को करने के लिए हम सीधे सीधे इकाई के अंकों को उठाते चले जाते हैं। यहाँ पर 7 की घात 3 आ रहा है, ये तो हमें भी दिखता है, तो यहाँ पर 7 की घात 3 का मतलब हो गया 7 की 3 बार गुणा करना, 7 सत्ते 49, 2 बार गुणा करने पर 49 में इकाई का अंक आता है 9। अब 9 की गुणा फिर से 7 से करते हैं तो 9 सत्ते 63, यानी कि इकाई का अंक यहाँ से बनता है हमारे पास मात्र 3 और 6 और 3। अब यहां पर हम गुणा करते हैं 3 की और 6 की, तो 3 छंग 18, 18 में इकाई का अंक बनता है 8। इस 8 की गुणा करते हैं 3 से, तो 8 की है 24, 24 में इकाई का अंक बनता है 4। यहां से हमारे पास जो आंसर करेक्ट होता है वो होता है सी। बड़ा आसान है, इसे हम करके भी देखते हैं, समझते भी हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पर 7 पावर 95, अब की बार पहले एक घात था, यहाँ पर गुणनफल था, यहाँ पर अब की बार अंतर है, तो 7 पावर 95। यहाँ पर फिर से वही बात काम करती है, 7 की घात 4 होने पर इकाई का अंक होगा 1, तो यहाँ 1 को तो लेने की आवश्यकता नहीं, 4 से भाग करके देखते हैं। तो 7 की घात यहाँ पर जो बनेगी वो कितनी बनेगी, 4 दूनी 8, ये 2 बार कटा है, तो यहाँ से 1 बचता है, हो जाता है 15, 4 का पहाड़ा पड़ते हैं 15 में, 4 तिया 12 है, शेष बचते हैं 3, यानी कि यहाँ पर जो 23 बार पूरे होने के बाद में यहाँ पर बचता है 3। तो 7 पावर 3 लेते हैं, 7 पावर 3 के बाद यहाँ पर आता है 3, तो 3 की पावर को हम फिर 4 से भाग करते हैं, 4 से भाग करने पर यहाँ पर 4 एकम 4 बचता है हमारे पास 1, 4 दूनी 4 चौक 16, 14 बार भाग जाने के बाद में शेष बचता है 2, तो 7 पावर 3 माइनस 3 पावर 2। अब हम इसे आगे सोल्व करते हैं, तो 7 पावर 3 तो हमने इससे पहले वाले सवाल में भी देखा था, तो इससे पहले वाले सवाल में जो हमारे पास 7 पावर 3 का इकाई अंक आया था वो आया था 3, और यहां पर 3 स्क्वायर करते हैं तो 3 स्क्वायर यानी कि इसका मान होता है 9। अब यहां बड़ी गजब सी बात यह है कि 3 में से तो 9 जाएगा नहीं, अगर 7 की पावर है तो 7 की पावर 3 का मान इकाई के अंक में 3 है, तो दहाई का अंक भी तो कुछ ना कुछ होगा। सपोज कीजिए हम दहाई के अंक को 1 मान लेते हैं, तो या 1 हम दहाई ले लेते हैं, तो 13 में से हमारे पास जो ये 9 जाता है, 13 में से 9 गया तो हमारे पास आंसर आता है 4, यानी कि इस हिसाब से हमारा जो है आंसर बी करेक्ट होता है। इकाई का अंक ज्ञात करना, रूल्स थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, लेकिन यहां पर सवाल को करना या करते हुए देखना तुम्हें डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन अगर हम इन्हें समझते हैं, ध्यान देते हैं, तो ये सवाल बड़े आसान, अच्छे मार्किंग गेन करने वाले होते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 7 पर बात करते हैं। यहां पर भी इकाई के अंक को ज्ञात किया गया है, ना तो यहाँ पर घात है, ना ही योग है और ना ही अंतर है, यहाँ पर सीधे सीधे गुणनफल है। तो गुणनफल में 81 गुणा 82 गुणा 83 89 तक की गुणा हम करते हैं, तो 89 तक की गुणा करने पर यह गुणनफल हमारे पास बहुत ज्यादा विरोध हो जाएगा। तो विरोध
गुणनफल से हमें कोई लेना देना है नहीं, हम सीधे सीधे ध्यान देते हैं कि इसमें इकाई के अंक क्या है। 81 में इकाई का अंक बनता है 1, 82 में बनता है 2, 83 में बनता है 3, 84 में बनता है 4, 85 में बनता है 5, 86 में बनता है 6, 87 में बनता है 7, 88 में बनता है 8 और 89 में बनता है 9। अब यहां पर भी एक बात ध्यान देने वाली है, अभी तक ये चीज हमने चर्चा नहीं की है, लेकिन यहां पर चर्चा करने वाली बात यह है कि अगर हमारे पास गुणनफल की संख्याओं में कहीं पर भी 5 हो और 5 की गुणा किसी भी सम संख्या से हो रही है, 2 से लेकर 8 तक, या फिर 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, किसी भी सम संख्या से अगर हमारी गुणा 5 की हो रही है, तो 5 की गुणा होने के बाद में हमारे पास जो इकाई का अंक बनता है वो हमेशा 0 बनता है। अभी जब हमारे पास इकाई का अंक 0 आ चुका है, तो इस 0 की गुणा हम यहां पर उपस्थित कितने भी अंक हैं गुणनफल में, तो हम किसी भी संख्या से करेंगे तो हमेशा बिना गुणा किए, बिना टाइम वेस्ट करे सीधे सीधे हमारा आंसर बनता है 0। तो हम अगर इस ट्रिक को इस्तेमाल करते हैं कि 5 गुणनफल में उपस्थित, गुणनखंडों में उपस्थित है और 5 के साथ कोई सम संख्या है, तो हमें पूरे सवाल को सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है, सीधे सीधे हम जो है इसके आंसर को आंख बंद करके बिना कुछ सोचे समझे 0 हमारे आंसर को करेक्ट कर देते हैं। कितना आसान है इसे करना। नंबर 8 पे बात करते हैं। 274 की गुणा हो रही 318 से, 318 गुणा 577 से, 577 की गुणा 313 से। हमें इतनी बड़ी संख्याओं तिहरी गुणा है, फिर तिहरी गुणा, फिर से तिहरी गुणा है, फिर तिहरी गुणा है, तो हम तिहरी गुणा अगर बार बार करेंगे तो ये तो हमारा जो है समय, पूरे पेपर का समय खत्म होने के चांस है। तो यहाँ पर हम फिर से 7वें क्वेश्चन की तरह देखते हैं कि इकाई का अंक यहाँ पर है 4, तो हम 4 की गुणा करते हैं 8 से जो आएगा, फिर गुणा करते हैं 7 से जो आएगा, उसकी गुणा करते हैं 3 से। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 4 की गुणा 8 से करने पर आता है 4 8 32। 32 में इकाई का अंक हमारे पास होता है 2, तो इस 2 के गुणा करते हैं हम 7 से, तो यहाँ पर 2 सत्ते होता है 14। यहाँ पर फिर हम 14 में इकाई का अंक आता है 4, इसकी गुणा करते हैं हम 3 से, तो 4 की आता है 12। अब इस 12 में जो इकाई का अंक है वो है 2, तो हमारे पास सीधा सीधा आंसर बनता है विकल्प ए, यानी कि 2 करेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो यहां पर देखिए 90 प्रश्न में क्या दिया हुआ है, 3127 की जो घात है वो 173 है, अर्थात 3127 होल पावर 173 का इकाई अंक क्या होगा। तो इकाई अंक ज्ञात करने के लिए हमारे विकल्प में है a बराबर 1, b बराबर 3, c इक्वल 7, d इक्वल 9। तो हम यहां पर देखिए संख्या इतनी बड़ी है, अगर मैं किसी से भी बोलता हूं कि इसकी जो वास्तविक संख्यात्मक मान है वो बताइए, तो वास्तविक संख्यात्मक मान 173 घात में, 173 घात में वास्तविक संख्यात्मक मान, ये असंभव जैसी स्थिति है, होगा लेकिन असंभव जैसी स्थिति है। तो इस स्थिति में हमें पूरी संख्या का मान निकालने का यहां पर जो है कोई आवश्यकता है नहीं, तो हम यहां पर देखते हैं इकाई अंक 7 है। अब इस 7 को हम यहां पर 173 घात में लेते हैं, तो 173 घात में फिर जब 7 की घात 173 मान ली हमने, तो 7 की घात 173 में हम फिर से उसी रूल को लेते हैं कि अगर 7 है, 3 है या 9 है, इनकी घात 4 होने पर इकाई अंक हमेशा 1 होता है। तो इकाई अंक 1 को छोड़िए, सीधे सीधे 4 से 173 को भाग करते हैं और जो शेष आता है उसको हम 7 की घात बनाते हैं। तो यहाँ पर 4 से हम 17 को काटते हैं, 4 चौक 16, बचा 1 से बनता है 13, तो 13 में 4 दिया 12, यानी कि 7 पावर बचती है 1। तो हम यहाँ पर 7 पावर 1 को लेते हैं, तो 7 पावर 1 में आता है मान 7। कुछ भी यहां पर डिफिकल्टीज नहीं है, केवल और केवल समझने के अलावा। अब यहां पर क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास है ये 3 संख्या है, यहां पर ओ माई गॉड जैसी स्थिति बनती है। अरे भाई, एक तो संख्या बड़ी है, फिर उसकी घात बड़ी है, यहां पर इकाई का अंक निकालने के लिए संख्यात्मक मान निकालें? नो, नेवर। सीधे सीधे हम क्या करते हैं, इकाई के अंक को उठाते हैं और इकाई के अंक की घात को हम जो पावर हमें दिया हुआ है उसे 4 से भाग करते हैं। यहां पर हम देख पा रहे हैं
इकाई का अंक 4 है और 4 में चाहे संख्या 2 है, चाहे 4 है, चाहे 8 है, इन संख्याओं में अगर पावर 4 होती है या 4 की कोई पूर्ण गुणज होती है तो उसका इकाई का अंक हमेशा बनता है 6। तो यहाँ पर निसंकोच 6 को तो हम पहले ही ले लेंगे। 6 के बाद में यहाँ जो 4 की घात है, इस 4 की घात को हम 4 से ही विभाजित कर रहे हैं। 4 चौक 16, यहाँ पर बचता है 1, हो गया 19, 4 चौक 16, फिर से यहाँ पर बचता है 3, हो गया 33, 4 अट्ठे 32, 448 बार कटा और शेष घात बचता है 1। तो 4 की घात 1 होने पर जो मान आएगा वो तो 4 ही रहा। गुणा करते हैं। 5 की घात कितनी भी हो, 5 की घात कितनी भी छोटी हो, कितनी भी बड़ी हो, तो उसका मान तो हमेशा 5 ही रहेगा। यहाँ पर 1 की घात चाहे कितनी भी है, इकाई का अंक है 1, यहाँ पर इकाई का अंक था 5। इकाई का अंक अगर 1 है तो घात कितनी भी हो 1 ही रहेगा। इकाई का अंक अगर 5 है तो घात कितनी भी हो 5 ही रहेगा। तो यहाँ पर अगर हमें रूल्स पता है तो हम सीधे सीधे लिखते हैं। अब 5 गुणनखंड के रूप में अगर कहीं उपस्थित है, चाहे असंख्य संख्याएं हैं, फिर से पहले वाला रूल हम यूज कर रहे हैं कि अगर उनमें से कोई संख्या सम है, तो यहाँ पर तो दो दो संख्याएं सम है, कोई संख्या सम है तो हम सीधे सीधे उस संख्या का इकाई अंक बोलते हैं 0। क्यों? क्योंकि सम संख्या में 5 की गुणा होने पर 5 का पारा 4 में पढ़कर देख लो 5 चौक 20, 2 बनता है 5 का पारा 6 में पढ़कर देख लो 5 छक 30। अब जब इनमें इकाई का अंक 0 आ गया तो 0 किसी भी संख्या से गुणा करेगा वो इकाई का अंक 0 ही लेकर आएगा। तो सीधे सीधे हमारा आंसर हो जाता है 0। तो 5 है और सम संख्या है, करने की आवश्यकता नहीं है, सीधे सीधे हमारे पास विकल्प होता है ए, हमारा करेक्ट आंसर। वैसे ही आगे हमें सवाल दिया हुआ है 459 की गुणा हो रही है 46 से, 46 की गुणा हो रही है 200 के फॉर्मेशन की कोई संख्या है जिसका दहाई और सैकड़ा 28 है, लेकिन स्टार पे इकाई अंक कोई था, हमें नहीं पता, गुणा 484। अब इस संख्या का इकाई अंक पहले से ही हमें दे दिया गया है कि 2 है, तो स्टार का मान कितना है? समझने की बात है, हम पूरी संख्याओं की गुणा करने के चक्कर में नहीं पड़ते, वैसे भी स्टार की गुणा तो हो नहीं सकती, तो सीधे सीधे हम इकाई के अंकों की गुणा करते हैं। 9 की गुणा करते हैं 6 से, तो 9 6 बनता है 54, यहाँ पर 54 में इकाई का अंक आता है 4। इस 4 की गुणा करते हैं हम फिर पूर्ण संख्या के 4 से, तो 4 चौक बनता है 16 और 16 में इकाई का अंक आता है 6। इस 6 की ऐसी किस संख्या से गुणा किया जाए कि इकाई अंक 2 बन जाए? तो यहां पर हम जानते हैं कि अगर हमारे पास 6 होता है तो 6 की गुणा अगर 2 से करते हैं तो भी इकाई का अंक 2 आता है। 6 की गुणा अगर हम 7 से करते हैं तो भी इकाई का अंक 2 आता है। तो यहां पर अगर हमारे पास इकाई का अंक 2 है तो भी हमारा आंसर इकाई का अंक 2 लेकर आएगा, अगर 7 है तो भी हमारा आंसर यहां पर इकाई का अंक 2 लेकर आएगा। अब इस हिसाब से हमारे विकल्प में जो आंसर थे वो थे ए का फॉर्मेशन 11वें सवाल के लिए था 3 5 7, 3 5 और सी में था 7, डी में है 8। तो हम इन चारों विकल्पों को देखते हैं, तो चारों विकल्पों में हमारे पास यहां 6 गुणा 7 करने पर इकाई का अंक आता है 42 का 2। तो इस 2 को हम देखते हैं कि यहां पर 2 आंसर के रूप में कहीं है नहीं, तो हम 6 सत्ते 42 अर्थात यहां पर हमारे पास 7 उपस्थित है, तो हम इस स्टार के स्थान पर जो अंक लेंगे वो 7 लेंगे। 12वें क्वेश्चन में इसमें तो देखिए ये सवाल छोटे छोटे बच्चों को सिखाने वाले सवाल हैं। यहां पर लेवल बहुत छोटा कर दिया गया है, लेकिन छोटी छोटी बातें हैं किंतु मोटी बातें हैं। अब यहां से हम समझ पाते हैं कि कोई संख्या है जो अज्ञात है, इस अज्ञात संख्या को प्राप्त करने के लिए हम 3434 को 3434 को 7589 में से घटा देंगे, हमें अज्ञात संख्या प्राप्त हो जाएगी। लेकिन यहां पर हमें एक चीज सीखने को मिल रही है जिसे हम कहते हैं पक्षांतर। तो पक्षांतर के नियम से अगर हम सवाल को कर रहे हैं तो सवाल में हमारा जो यहां पर जो ये क्वेश्चन वाचक चिन्ह है, इस क्वेश्चन वाचक चिन्ह के स्थान पर क्या प्राप्त होगा ये हम ज्ञात करते हैं। तो हमारे पास काम करता है
पक्षांतर का नियम 75 89 माइनस 34 34। अब अगर हमने इसे घटा दिया है तो घटाने पर 9 में से 4 गया 5, 8 में से 3 गया 5, 5 में से 4 गया 1, 7 में से 3 गया 4, 9 माइनस 4 5, 8 माइनस 3 5, 5 माइनस 4 1। बड़ा ही आसान सवाल है, तो हमारे पास आंसर आता है 4155। इसी प्रकार यहां पर संख्याओं को जोड़ने के लिए कहा गया है, तो संख्या को जोड़ना तो हमें कक्षा 3 4 5 में भी सिखाया जाता है, लेकिन यहाँ पर हमें ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी भी संख्या को अगर जोड़ते हैं तो हमेशा इकाई को इकाई में, दहाई को दहाई में, सैकड़े को सैकड़े में और हजार को हजार में जोड़ते हैं। तो यहाँ इकाई 7 है, यहाँ 6 है, यहाँ 1 है, हम इसे जोड़ते हैं। 7 और 6 13, 13 और 1 14, 14 का 4, हासिल बचा 1। फिर हम जोड़ते हैं दहाई के अंकों को, तो यहाँ पर है 2 8 10, 10 और 4 14, 14 का 2 और 8 10 और 4 14 और 1 हासिल का 15, 15 का 5। फिर से हासिल बचता है 1। अब सैकड़े के अंकों पर जाते हैं, तो यहाँ पर सैकड़े में है 9, 9 में जोड़ा 2 11, 11 में जोड़ा 6 17 और 1 हासिल का 18, 18 का 8 हासिल बचता है, फिर से 1। अब इस 1 को 8 में जोड़ा 9, 9 और यहाँ पर हजार है नहीं, फिर जो है आगे बढ़ते हैं 3, 9 और 3 होते हैं 12, 12 और 12 का 12। तीनों संख्याओं का योग हमारे पास बनकर आता है 12854। ये हमारा करेक्ट आंसर होता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 अर्थात 14। यहां पर हमारे पास LHS और RHS दो पार्ट इक्वल में बने हुए हैं। तो LHS में दो संख्याएं हैं और RHS में एक संख्या है और दूसरी संख्या अज्ञात है। इस अज्ञात संख्या को हमें ज्ञात करना है। अगर हम अज्ञात संख्या प्राप्त करते हैं तो उस अज्ञात संख्या को बचाते हैं और बाकी संख्याओं का पक्षांतर हम दूसरे पक्ष में कर देते हैं। तो हम यहां पर देखते हैं कि इन दोनों संख्याओं का योग जो बनेगा 8 और 4 12 का 2 और हासिल बचता है 1, 4 और 1 5 और 1 हासिल का 6, 5 और 3 8, 9 और 7 16, 16,862। अब इस 8,362 का हम पक्षांतर करते हैं LHS की तरफ, तो यहां पर माइनस आता है 8,362। इस 8,362 को हम घटाते हैं इन दोनों संख्याओं के योग में से, तो 2 में से 2 गया, हमारे पास आता है 0, 6 में से 6 गया, फिर से 0, 8 में से 3 को घटाते हैं तो आता है 5, या 16 में से 8 को घटाते हैं तो आता है 8। यानी कि हमारे पास करेक्ट आंसर बनता है 8,500। विकल्प सी हमारा करेक्ट होता है। तो सवाल बड़े आसान से हैं। कोई भी देखकर बोलेगा कि भी छोटी कक्षाओं के सवाल हैं, यहाँ पर कंपटीशन मैथ में क्या कर रहे हैं, तो ये हमें यहाँ पर सीखने को मिलता है पक्षांतर। पक्षांतर में 4 नियम काम करते हैं। अगर हम प्लस का पक्षांतर करते हैं तो माइनस में होता है, माइनस का पक्षांतर करते हैं तो प्लस में होता है। इसी प्रकार अगर हम मल्टीप्लाई का पक्षांतर करते हैं तो वो डिवीजन में होता है, और अगर डिवीजन का पक्षांतर करते हैं तो वो मल्टीप्लाई में होता है। तो ये 4 रूल्स अगर हमें पता है तो पक्षांतर के नियम से सवाल आसान हो जाते हैं, सवालों का आंसर भी आसानी से आता है। अब यहां पर देखते हैं कि 3 संख्याएं हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15 में। पहला चिन्ह 2 संख्याओं के बीच में माइनस है और दूसरा चिन्ह प्लस है। तो यहां पर हम देखते हैं कि पहली संख्या और दूसरी संख्या जो माइनस में है, इसमें बड़ी संख्या कौन है, तो बड़ी संख्या 9,358 और छोटी संख्या 6,014। यहां से हम इन दोनों संख्याओं को पहले सरल करते हैं, तो 8 में से 4 को घटाते हैं तो आता है 4। यहाँ 5 में से, क्योंकि इकाई में से इकाई को हटा रहे हैं, दहाई में से दहाई को, सैकड़े में से सैकड़े को, हजार में से हजार को, तो यहाँ पर 5 दहाई के स्थान पर है, यहाँ पर 1 दहाई के स्थान पर है। 5 में से 1 जाता है तो बचते हैं फिर से 4। यहाँ 3 में से 0 को घटाते हैं तो शेष 3 ही रहेगा। 9 में से 6 को घटाते हैं तो हमारे पास बचता है 3। यहाँ धनात्मक संख्या बड़ी थी तो चिन्ह भी धनात्मक ही रहेगा। अब आगे है हमारे पास 3,127। यहाँ माइनस का काम पहले ही हो चुका है। अब इसे अगर हम सोल्व करते हैं तो बराबर में हम इकाई में इकाई को जोड़ेंगे। 4 और 7 11 का 1 हासिल बचता है 1,
4 और 2 6 और 1 हासिल का 7, यहाँ पर 3 और 1 4 हासिल बचा नहीं था, 3 और 3 6, 6471 हमारा आंसर करेक्ट होता है और विकल्प बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। तो क्वेश्चन नंबर 16 में है कि हमें LHS और RHS दिया हुआ है इक्वल में। तो LHS में पहली संख्या तो है लेकिन दूसरा जो नंबर है वो मिसिंग है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। और इधर RHS में 2 संख्याएं हैं, इन दोनों संख्याओं का हमें करना है अंतर। तो पहले हम इन दोनों संख्याओं का अंतर कर लेते हैं। अगर हम यहां पर अंतर करते हैं तो अंतर हमारे पास आ जाता है, ये बड़ी संख्या यहां पर 7429 और छोटी संख्या 4358। तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाते हैं और हमेशा बड़ी संख्या का ही चिन्ह आंसर में लेते हैं। तो 9 में से 8 जाता है, कितना बचा 1, 2 में से 5 जाएगा नहीं, दाएं लेते हैं, 4 में से होता है 12, 12 में से 5 गया 7, यहाँ 3 शेष बचता है, 3 में से 3 गया तो आता है 0, 7 में से 4 को घटाते हैं तो आता है 3, 7429 माइनस 4358 का जो मान आता है वो आता है 3071। और यहाँ पर हमारे पास पहले से ही मौजूद है वो है 8597 और माइनस। इस क्वेश्चन वाचक को अगर हम x मान लें तो यहाँ हम ऋणात्मक संख्या का पक्षांतर करेंगे दूसरे पक्ष में और दूसरे पक्ष के मान को लेकर आएंगे पहले पक्ष में। तो यहाँ पर अगर हम x का पक्षांतर LHS में करते हैं तो x बचता है धनात्मक और यहाँ पर LHS में 8597 पहले से ही है। 3071 को जब हम LHS की तरफ लेकर जाएंगे तो ये जो है पहले धनात्मक मान बचाया हुआ था तो अब ये ऋणात्मक हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 3071। तो आंसर हमारे पास बन के आएगा x का, वो आएगा 7 में से 1 गया 6, यहाँ 9 में से 7 गया 2, 5 में से 0 गया 5, 8 में से 3 गया 5, 5526 आंसर हमारा आता है और ये यहाँ पर विकल्प बी करेक्ट होता है। सवाल छोटे हैं किंतु सीखने के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर पक्षांतर के नियमों को सीखने का भरपूर मौका हमें मिल रहा है। तो यहाँ पर अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर संख्याओं पर संक्रियाओं का सवाल है, इसमें कुछ भी डिफिकल्टीज है नहीं। तो हम देखते हैं कि यहाँ जो ये हमारा 15वां सवाल था, इसमें संख्याएं 3 थी, पहला चिन्ह ऋणात्मक था, दूसरा चिन्ह धनात्मक, लेकिन यहाँ पर दोनों ही चिन्ह ऋणात्मक है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं अगर हमें इस सवाल को सोल्व करना है, क्वेश्चन का आंसर लाना है, तो हम चाहे तो शुरू से ही दोनों संख्याओं को घटाते हुए चलते हैं, बड़ी संख्या में छोटी संख्या को और बड़ी संख्या का चिन्ह लेते हैं, या फिर पहले दोनों ऋणात्मक संख्याओं को ही सरल कर लेते हैं। तो इस सवाल को हम जो है दो तरीके से सरल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम LHS की तरफ से ही चलेंगे। तो यहाँ 8125 में से 4018 को अगर पहले घटाया जाए तो 5 में से 8 घटेगा नहीं, दाएं लेते हैं, 2 में से 15 हो गया, 15 में से 8 गया तो हमारा बचता है 7। यहाँ दाएं लेने के बाद में 2 के स्थान पर होता है 1, 1 में से 1 जाता है तो आता है 0, फिर 1 में से 0 जाता है तो फिर आता है हमारे पास 1 और 8 में से 4 जाता है तो हमारे पास पूरी संख्या बचती है 4107। 4107 में से यहाँ तक का काम अब हम फिनिश कर चुके। अब आगे आते हैं 1219, 1219 को घटाते हैं 4107 में से, तो 7 में से 9 जाएगा नहीं, यहाँ 0 में से धाई ले नहीं सकते तो 1 में से धाई लेते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाता है 17, 17 में से 9 जाता है हमारे पास, तो आंसर में आता है 8। अब यहाँ धाई 10 हो चुका था, 10 में से 1 धाई ले ली थी तो यहाँ पर बचता है 9, 9 में से 1 जाता है, फिर से आता है 8, यहाँ 1 की धाई 0 में जा चुकी है तो यहाँ पर 0 बचता है, 0 में से 2 जाएगा नहीं तो 4 में से फिर धाई लेते हैं और 10 में से 2 को घटाते हैं तो फिर आता है 8, यहाँ पर बचता है 3 और 3 में से 1 को घटाते हैं तो 1 को घटाने पर आता है 2, 2888 हमारा करेक्ट आंसर बनता है और इसका विकल्प बी करेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। तो क्वेश्चन नंबर 18 में फिर से 17 की ही तरह संख्याएं 3 हैं और इसमें 2 चिन्ह ऋणात्मक हैं। तो हम आपकी बार सवाल का पैटर्न चेंज करते हैं, हम ऋणात्मक संख्याओं को ही पहले सोल्व करेंगे। यहाँ पर 11992 अर्थात 11992 हमारे पास है और अगर माइनस का चिन्ह कॉमन ले लिया जाए हम देखते हैं कि 7823 प्लस 456
ये फॉर्मेट हमारे पास बनकर आता है। अर्थात यहां से हमें पता चलता है कि एक समान चिन्ह वाली संख्याएं हमेशा जुड़ती हैं। तो जोड़ने पर यहां पर हमारे पास आता है, इकाई में इकाई जोड़ते हैं, 6 और 3 9, 5 और 2 7, 8 और 4 12 का 2 हासिल 1। इधर 1000 है नहीं तो 7 में हासिल को लेते हैं और ये बन जाता है 8279। और यहाँ पर हम घटा रहे हैं 11992 में से। तो 11992 में से घटाते हैं तो फिर से वही फॉर्मेट, इकाई में से इकाई को, दहाई में से दहाई को, सैकड़े में से सैकड़े को और 1000 में से 1000 को घटाते हैं। 2 में से जब 9 को घटाते हैं तो 9 जाएगा नहीं, 2 के पास दहाई में से हम यहाँ पर दहाई लेते हैं 12, 12 में से 9 जाता है, हमारे पास आता है 3। यहाँ बचा 8, 8 में से 7 गया 1। फिर हम सैकड़े को देखते हैं, 9 में से 2 गया 7 और यहाँ 11, 11 में से 8 को सीधे सीधे घटाते हैं तो आता है हमारे पास 3। तो टोटल आंसर बनता है 37 13। 37 13 मतलब विकल्प सी हमारा करेक्ट आंसर होता है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। यहाँ LHS और RHS के फॉर्म में हमारा सवाल है। LHS में एक संख्या है जिसमें से हम दूसरी संख्या को घटाते हैं, लेकिन वो संख्या है अज्ञात। घटाने के बाद में जो RHS का आंसर बनता है वो दो संख्याओं के अंतर से बनता है। ये दोनों संख्याएं यहाँ पर हमारे पास हैं, 7385 माइनस 4632। 7385 में से हम घटाने का प्रोसेस वही है, इकाई में से इकाई को, दहाई में से दहाई को, सैकड़े में से सैकड़े को और 1000 में से 1000 को। तो 5 में से 2 जाता है तो यहाँ पर आंसर में बचता है हमारे पास 3। 8 में से 3 गया तो बचता है 5। यहाँ 3 में से 6 जाएगा नहीं, दहाई लेते हैं 7 में से, 13 में से 6 जाता है तो बचते हैं 7। यहाँ 7 में से दहाई ले चुके हैं तो यहाँ बचा 6, 6 में से 4 गया, हमारे पास आता है 2। 2753। अब इस 2753 को, क्योंकि हमारे पास जो अज्ञात संख्या है वो ऋणात्मक है, जब इस ऋणात्मक संख्या का हम पक्षांतर करते हैं तो पक्षांतर करने पर वो संख्या हमारे पास RHS में जाकर, सपोज कीजिए ये अज्ञात संख्या मेरे पास x है, इस x को अगर मैं RHS की तरफ लेकर जाता तो RHS की तरफ जाने पर ये -x कन्वर्ट हो जाएगा x में। और जो हमारे पास RHS में पहले से उपस्थित है, जब हम इसे 5798 की तरफ लेकर आएंगे तो अब ये 5798 में से घटने वाली संख्या बनेगा। अर्थात ये जो है 2753 जो प्लस का था इक्वल में, वो अब माइनस में चेंज हो जाएगा। 5798 माइनस 2753। अब इसे अगर हम घटाते हैं तो इकाई में से इकाई घटाते हैं, 8 में से 3 गया तो बचेगा हमारे पास 5। यहाँ 9 में से 5 घटाते हैं तो बचता है 4। 7 में से 7 गया 0, 5 में से 2 गया 3। 3043 हमारा करेक्ट आंसर होता है और विकल्प होता है सी। बड़ा आसान था। क्वेश्चन नंबर 20 आज के सेशन का ये हमारा जो है लास्ट क्वेश्चन है। और इस लास्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं कि इक्वल के LHS वाली जो साइड है, उस LHS वाली साइड में 3 संख्याएं हैं, जिसमें से हमारी तीसरी संख्या अज्ञात है, और RHS साइड में इन तीनों संख्याओं का योग करके 21683 आता है। जाहिर सी बात है, इन तीनों संख्याओं का योग 21683 आता है। तो यहाँ पर अज्ञात संख्या के अलावा जो ये दो संख्याएं हैं, इन दोनों संख्याओं का योग 21683 में से छोटा होगा और 21683 में से घटा दिया जाएगा। तो यहाँ पर पहले इन दोनों को जोड़ लिया जाए। 5 और 4 बनते हैं 9, 8 और 4 12 का 2 हासिल 1, हासिल का 1 0 के साथ जुड़ता है, फिर 7 जुड़ता है तो बनता है 8, 8 और 9 17, 17829 प्लस इस अज्ञात संख्या को अगर मैं x बोलता हूं तो ये जुड़कर बनाते हैं 21683। अगर x को मैं बचाता हूं तो 21683 RHS में पहले से है, इस 17829 को जब RHS में लेकर जाएंगे तो ये अपना चिन्ह बदल के ऋणात्मक करता है 17829। अब इनमें हम घटाते हैं तो इकाई में से इकाई को घटाते हैं, 3 में से 9 जाएगा नहीं, दहाई लेते हैं 8 में से, तो यहाँ बनता है 13, 13 में से 9 गया, हमारे पास आता है 4। यहाँ बचता है 7, 7 में से 2 गया तो अब बचता है 5। यहाँ सैकड़े में से सैकड़े घटाते हैं, 6 में से 8 जाएगा नहीं, दहाई लेते हैं, 16 में से 8 गया 8। अब 1 में से दहाई 6 में ले चुके हैं तो यहाँ पर 1 के स्थान पर बचा 0, तो 0 में से 7 जाएगा नहीं, तो यहाँ पर हम दहाई लेते हैं तो बन जाता है 10, 10 में से 7 गया 3, और 2 में से दहाई ले चुके हैं तो यहाँ पर बचा है 1, 1 में से 1 गया तो आता है 0, यानी कि 3854 ये हमारा आंसर बनता है। एक बार फिर से टैली कर लेते हैं। यहाँ 4 5 9, 8 और 4 12 का 2 हासिल लगा 1,
7 और 1 8, 8 और 9 17, इधर 21,683 और 17,829 को 21,683 में से घटाते हैं। 13 में से 9 गया 4, यहाँ पर बचता है 7, 7 में से 2 गया 5, यहाँ बचता है 6, 6 में से 8 जाएगा नहीं तो 16 में से 8 गया 8, यहाँ बचा हमारे पास 0। इसे करते हैं 10 और 10 में से 7 जाता है तो बचता है 3, यहाँ पर 2 में से 2.5 ले चुके हैं तो यहाँ पर बचता है 3,854। हमारे यहाँ पर इन चारों में से किसी भी विकल्प में 3,854 उपस्थित नहीं है, तो हम यहाँ पर बोल देते हैं इनमें से कोई नहीं। आंसर हमारा 3,854 ही करेक्ट है, जो दिए गए विकल्प में से नहीं है। कॉम्पिटिटिव मैथ में आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।